गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 12 की सोशलॉजी के इस पीरियड में मैं लेसन 6 कंटिन्यू करूँगा। लेसन 6 था भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। इसको हमने दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। यानी कि पिछले टर्न पर मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि ये जो भूमंडलीकरण है वह हमारे भारत में और विश्व में इसका भूमंडलीकरण का क्या अंतर संबंध रहा है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले टर्न पर। और हमने साथ ही जाना था कि किस तरह से इसका भूमंडलीय संयोजन हुआ है, उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन किस प्रकार हुआ, और स्वतंत्र भारत और विश्व में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से सामाजिक परिवर्तन की स्थिति किस प्रकार प्राप्त हुई है, यह स्थितियाँ किस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, ये भी हमने पिछले टर्न पर चर्चा की थी। उसके साथ साथ हमने भूमंडलीकरण के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था कि भूमंडलीकरण को उसकी विशेषताओं के आधार पर जाना था। आज हम भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों को बिंदुवार समझेंगे। और आइए चर्चा शुरू करते हैं कि भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए अवश्य हैं, पर एक जैसे नहीं हैं। यानी कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ऊपरी तौर पर एक सी लगती हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं। दोनों प्रक्रियाओं में काफ़ी अंतर है। राज्य सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था, और इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियाँ कहा जाता है। यानी कि सरकार जो देश में बदलाव लाने के लिए जिन आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है वे उदारीकरण की नीतियाँ कहलाती हैं। आइए पहले बिंदु के रूप में हम उदारीकरण की आर्थिक नीति को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ है कि भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ यह है कि भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय विनियमों को हटा देना। इन उपायों को आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। आइए जानें कि ये सुधार क्या हैं। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से और आर्थिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लगा दिया गया था। सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यवसाय व्यापक विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहे। इस नीति के पीछे ये अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र बाजार की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। और इस 1991 में जो अर्थव्यवस्था पूरे देश में लागू की गई, उसमें सुधारों की एक लंबी श्रृंखला को उसमें जोड़ा गया। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना भी ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब हम कोई भी बड़े उद्योग या व्यापार करते हैं तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। और वह आवश्यकता हमने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फेडरेशन से हमने लोन लिया, और ये ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए जाते हैं। जो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लेते हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं, और उन शर्तों के आधार पर सरकार ये ऋण लेती है। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपाय करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है। यानी कि जब आप लोन लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, तो वहाँ आप कुछ शर्तें होती हैं और आपको उन शर्तों को पूरा करना होता है। साथ ही ये वचन देना होता है कि आप उस आर्थिक अनुदान का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसका वह
आर्थिक अनुदान आप पूरे देश की उदारीकरण की प्रक्रिया में उस पैसे को लगाएंगे और देश में उदारीकरण की व्यवस्था को लागू करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे देश में बहुत सारे बदलाव सामाजिक परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। इन समायोजनों का अर्थ सामान्यतः सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में राज्य के व्यय में कटौती की जाती है और कटौती करके उन्हें और अन्य उन महत्वपूर्ण पहलू संदर्भों में व्यय किया जाता है जहाँ जो हमारे समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं ही, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं हमारे देश की या किसी भी देश की जिसमें सुधार की अनवरत आवश्यकता होती है और उसमें सुधार के लिए हमें आर्थिक अनुदान की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई भी देश आर्थिक अनुदान लेकर एक संकल्प के साथ, एक प्रॉमिस के साथ अपने देश में उदारीकरण की नीति को लागू करता है, तमाम उदारीकरण की प्रक्रियाओं को अडॉप्ट करता है, जिससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा है पार-राष्ट्रीय निगम। उदारीकरण का जो दूसरा आयाम है वह है पार-राष्ट्रीय निगम। भूमंडलीकरण को प्रेरित और संचालित करने वाले अनेक आर्थिक कारकों में से भूमंडलीकरण को प्रेरित और प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, अनेक कारक हैं और उन अनेक कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है पार-राष्ट्रीय नियम। पार-राष्ट्रीय नियमों की विशेष भूमिका रही है। टीएनसी यानी कि पार-राष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं। जो पार-राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक से अधिक अपने देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं और ये अपेक्षाकृत छोटी फर्में भी हो सकती हैं। इनके 1 या 2 कारखाने उस देश से बाहर भी हो सकते हैं, होते भी हैं जहां वे मूल रूप में स्थित हैं। साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ है। कुछ बड़े पार-राष्ट्रीय नियमों के नाम जो जग प्रसिद्ध हैं जैसे कोका कोला, जनरल मोटर्स, कोलगेट, पाल्मोलिव, गोदरेज, कोडैक, मित्सुबिशी, ये तमाम ऐसे फर्में हैं, ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, ये तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान हैं जो पार-राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जिनकी तमाम कंपनियां भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में स्थापित हैं और इन कंपनियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पार-राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत हमारे देश में भी बहुत सारे सामाजिक बदलाव उत्तरोत्तर आ रहे हैं जिनसे हम सब भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। तीसरा जो भूमंडलीकरण का आयाम है वह है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक ऐसा अन्य कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। आज के दौर में आप देखते हैं कि जहां अगर हमें कोई भी उद्योग इस्टेब्लिश करना है, कोई भी अपना काम शुरू करना है, तो उसके लिए हमें उसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि उसमें हम मशीनों का उपयोग करेंगे, कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। आप कहीं भी सामान्य से सामान, छोटे से छोटे आप जनरल स्टोर पर भी जाते हैं तो वहाँ आपको पेटीएम मिलता है, यानी कि आपको कैश भी आपको बाज़ार ले जाने की ज़रूरत नहीं है और उस पेटीएम से आप केवल अपना स्मार्ट कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट कर देते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है। इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने हमारे आज जीवन को प्रभावित किया है। बहुत बड़े बदलाव हमारे जीवन में आज देखने को मिलते हैं कि हम घर बैठे शॉपिंग कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमें कैश की आवश्यकता नहीं होती। हम बिना कैश के भी हम केवल अपना स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से हम कोई भी पेमेंट, बड़ी से बड़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय दर पर इधर से उधर देख सकता है। आज हम घर बैठे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं। हम कोई भी दुनिया की किसी भी बिंदु पर हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। हमें सारी जानकारी मोबाइल पर है।
सारी जानकारी कंप्यूटर पर है। यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है पूरे विश्व की, भारत की नहीं पूरे विश्व की, कि जिसने आज हमारे देश में एक ऐसी परिवर्तन रूपी क्रांति ला दी है जिससे आज हम सब प्रभावित हैं। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। ये उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों और मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने और बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट जैसी बड़े व्यवसाय किए जा रहे हैं, जिसमें सेकंडों में मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। घर बैठे हमें कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे हम व्यापार कर लेते हैं, घर बैठे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि हर तरीके से हम किन्हीं भी देशी या विदेशी शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। ये सब हम शेयर मार्केट में देखते हैं और उसका हमें अनुभव है हम सबको, कि किस तरह लोग मोबाइल और कंप्यूटर के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अपने शेयर मार्केट में लाते हैं और उनको ख़रीदते और बेचते रहते हैं प्रॉफिट के हिसाब से या बाज़ार की स्थिति के आधार पर। तो इससे भी इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने भी हमारे देश को आज काफ़ी बदल दिया है। यानी कि आज आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण में भी आज हम वर्क टू होम कर रहे हैं। यानी कि बच्चे भी आज क्लासरूम में हम डायरेक्ट जो हमारी लेक्चर है वो ना होकर आज हम आईसीटी के थ्रू हम आप तक पहुंच रहे हैं। आपको घर घर हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं, है ना, यानी ताकि बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र ना हो। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है। इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में ने हमारे को भी और आपको भी जीवन को प्रभावित कर दिया है, यानी कि बदल कर रख दिया है। या यूँ कहें कि आज इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने हमारे आज काम करने के तरीके को बदल दिया है। और विशेषकर ऐसी स्थिति में भी ये जो हमारा कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इस कोरोना संक्रमण काल में भी हमारा कोई भी कार्य रुक नहीं रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था से हमारा जो जनजीवन है, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा उद्योग है, जो हमारा कारोबार है, वो लगातार चल रहा है। उसमें उत्तरोत्तर क्रमशः एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगले आयाम के रूप में बात करेंगे भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था। इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युगों के विपरीत अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है या पूरी हम अर्थव्यवस्था की, विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह कृषि या उद्योगों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पाद सूचना पर आधारित होते हैं। यानी कि हम ऐसी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें हम केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और एक सूचनाओं का आदान प्रदान करके भी हम बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजक उत्पाद, इंटरनेट आधारित सेवाएं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण में पहले थिएटर्स हुआ करते थे, हम लोग हॉल में जाकर मूवी देखा करते थे। उसके बाद से मॉल में एक और अपडेट व्यवस्था लागू हुई। हमने वहाँ मॉल में जाकर हम लोगों ने एक नई व्यवस्था में हमने मूवी देखना शुरू किया। आज कोरोना संक्रमण में मॉल्स ही बंद हैं, थिएटर्स ही बंद हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल में हम घर बैठे मूवी देख सकते हैं। तमाम सारे हमारे पास ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, हम कोई भी विश्व के किसी भी भाषा की हम कोई भी मूवी अगर हम देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, तो हम इस मोबाइल के थ्रू खेल सकते हैं जितना समय चाहें उतने समय तक। तो यानी कि इस कंप्यूटर के युग में, इस इलेक्ट्रॉनिक के युग में, इस भार रहित अर्थव्यवस्था पर भी आज इस एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम बगैर स्कूल जाए भी आज हमारे बच्चे लगातार अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हमारे बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं कर रही है, उनका साल बर्बाद नहीं हो रहा है, उन्हें घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो घर में बैठे जो शिक्षण की व्यवस्था इस आईसीटी के माध्यम से उपलब्ध हो रही है, ये हो तो परिस्थिति बस रही है, लेकिन आप देखें कि इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने हमारे इस मुश्किल कार्य को भी आसान कर दिया कि हम टीचर्स बच्चों को
एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगातार कोर्स भी कवर हो रहा है। तो इस इंटरनेट के युग में आज सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है, कंप्यूटर उपलब्ध है, लैपटॉप पर उपलब्ध है। आप घर में बैठे बैठे अपना सारा काम, सारा पढ़ाई, अपनी सारी तैयारी यहाँ कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सिद्ध हो गया है इस कोरोना संक्रमण काल में, यह बात भी सिद्ध हो गई है। हर बच्चा इस बात को महसूस करता होगा, समझते होंगे आप, कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें घर बैठे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम घर बैठे सारी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं, और घर बैठे काम करके भी हम अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। वर्क टू होम, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुउद्देशीय कंपनियां हैं जो एम्प्लॉइज़ से वर्क टू होम करा रही हैं और उनको घर बैठे काम करने का पैसा दे रही हैं। यानी कि आपको ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप लगातार व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, उससे आपको इनकम भी लगातार हो रही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जो भार रहित अर्थव्यवस्था है, उससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, बल्कि हमारी ज्ञानात्मक जो हमारा जो स्तर है उसमें भी लगातार कंटिन्यूसली वृद्धि हो रही है। क्योंकि हमारे इस कोविड-19 के समय में भी हमारी पढ़ाई सफ़र नहीं कर रही, हमारी तैयारियां नहीं पिछड़ रही हैं, हम लगातार अपडेट हो रहे हैं देश और दुनिया से। तो ऐसे में हमारी जो समझ है, जो हमारा ज्ञान का स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी बदलाव हमें एक बड़े व्यवस्था के रूप में, बड़े बदलाव के रूप में देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम सब स्वीकार करते हैं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न से नहीं होता, बल्कि उनके प्रारूप यानी कि डिज़ाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि से लगा रहता है। यानी कि हमारे लिए कोई मार्केट की ज़रूरत नहीं है, बस हमें केवल ध्यान रखना है अपने डिवाइस का, जिस डिवाइस का हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिससे हम अपना व्यापार कर रहे हैं, जिससे हम 4 पैसे कमा रहे हैं, वह डिवाइस अपडेट रहनी चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी सर्विस होती रहनी चाहिए, उसका विपणन होता रहना चाहिए। यानी कि मार्केट में हमें आसानी से ये सारी डिवाइस उपलब्ध होनी चाहिए। चाहे भले ही लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मोबाइल आज आपको गली गली उपलब्ध है। आप मोबाइल अगर आपके पास है एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप देश दुनिया की कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम चर्चा करते हैं वित्त का भूमंडलीकरण। यानी कि जहां हमने पिछले बिंदुओं के आधार पर भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों को समझा है, उसी तरह हम वित्त के भूमंडलीकरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या जानेंगे कि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालता है। ये मैंने पिछली चर्चा में अभी आपको बताया कि हम किस तरह से घर बैठे वर्क टू होम करके हम किस तरह से लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये का व्यापार कर ले रहे हैं। शेयर मार्केट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम तमाम बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, हम शॉपिंग कर ले रहे हैं, हम अपनी हर ज़रूरत की पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कर ले रहे हैं। कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन भी कर डाल रहे हैं हम लोग। पूंजी और प्रतिभूति बाज़ारों में 24 घंटे लगातार व्यापार चल रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही। न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। जिस तरह हमारे भारत में मुंबई है, दिल्ली है, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर जिन्हें हम वित्तीय राजधानी कह सकते हैं। मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई का शेयर बाज़ार एक तरह से वित्तीय राजधानी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से हम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बड़े लेन देन करते हैं। तो इसे हम वित्त का भूमंडलीकरण कहेंगे कि हम इस स्थिति में भी आज हम इस इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से हम वित्त का भूमंडलीकरण के लिए हमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल अपने घर में बैठकर भी हम आज वित्त का भूमंडलीकरण हो रहा है। हम अरबों खरबों रुपए का लेन देन कर ले रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का व्यापार कर ले रहे हैं। और जब हमारा निश्चित रूप से व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और हमारा जीवन स्तर और हमारा जो सामाजिक बदलाव है वह भी कंटिन्यूसली हो रहा है।
आज भूमंडलीकरण जो है वो संचार संसाधनों पर निर्भर कर रहा है। आज संचार संसाधनों ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। यानी कि जो हमारा जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वह उपनिवेशवाद के बाद तो ये आगे बढ़ी ही, साथ ही इस दौर में, आज के इस आधुनिक युग में जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो संचार के सारे तमाम संसाधन हैं हमारे पास, तो इसमें जो एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, एक बड़ा चेंज आया है और उसको हम अनुभव पहले नहीं करते थे, लेकिन इस कोविड-19 में हर बच्चा ये अनुभव करता होगा कि इस कोविड-19 जैसी विषम स्थितियों में भी हमारे देश के जो बिजनेस हैं, व्यापार हैं, या जो हमारे जो व्यक्तिगत भी यदि कारोबार हैं या हमारी आवश्यकताएं हैं, वो कहीं भी प्रभावित नहीं हुई। यही भूमंडलीकरण का सामाजिक परिवर्तन है। भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से, सूचना क्रांति के माध्यम से हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं और हम अपने आप को अपडेट किए हुए हैं और हम पूरे विश्व की तरह अपने आप को भी हर क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में भी, वित्त के क्षेत्र में भी, है ना, संस्कृति के क्षेत्र में भी, सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में भी, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हमने आज अपने आप को न केवल अपडेट किया है बल्कि बहुत बड़े बदलाव हम अपने समाज में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज की बच्चों चर्चा हम इतना ही आज के क्लास में करेंगे, लेकिन फिर वही 3 बातें मैं आप लोगों को दोहराऊंगा। सारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है स्कूल के थ्रू। 3 बातों का बहुत ख्याल रखना है आपको। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है हमें, न केवल हमें करना है बल्कि अपने सारे पारिवारिक जनों को भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की बात समझानी है। दूसरा जो है, हमें फेस मास्क लगाना है, ठीक है, ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। और तीसरा, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने हाथों को अधिक से अधिक बार साबुन से ठीक से सैनिटाइज करना है और या साबुन से धोना है या सैनिटाइज करते रहना है अपने आप को, ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। स्कूल की अपेक्षा है कि न केवल हमारे बच्चे सुरक्षित रहें बल्कि उनके परिवार और उनके माता पिता भी सेफ रहें। ख्याल रखें, सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें।